बाबूजी श्री भगवती प्रसाद गुप्ता जी का जन्म 1 मई 1918 को छोटे से कस्बे बहराइच में हुआ था। बाबूजी का पूरा जीवन इन तूफानों की तरह चुनौतियों और संघर्षों से भरा था। जीवन में कभी हार न मानते हुए उन्होंने हर मुसीबतों का डटकर सामना किया। उनका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है। उनके पूर्वज काफी संपन्न थे। उनके पानी के जहाज चला करते थे जिसमें वो लोग अन्य व्यापारियों के मसाले कलकत्ता बंदरगाह तक पहुंचाते थे, जहां से वो विदेशों में निर्यात हुआ करता था। उनकी साख पूरे बहराइच शहर में थी। पूरे शहर में इनकी काफी जमीन जायदाद हुआ करते थे। अचानक ब्रिटिश राज्य की धोखेबाजी की वजह से बहुत अधिक नुकसान हुआ। इनके जहाज कलकत्ते में महीनों के लिए रोक दिए गए। उसमें व्यापारियों का मसाला रखे रखे सड़ गया। व्यापारियों ने अपने सामान का हर्जाना मांगना शुरू कर दिया। उस समय किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस का प्रचलन नहीं था, अतः व्यापारियों का हर्जाना चुकाने के लिए इनकी काफी जमीन जायदाद बिक गई। परिवार पर संकट टूट पड़ा तथा घर में भुखमरी की नौबत आ गई। बाबूजी उस समय 6 साल के थे। घर के बाकी सदस्यों के पास कोई हुनर भी नहीं था कि कहीं नौकरी कर लेते। मजदूरी करने में शर्मिंदगी का एहसास होता था। ऐसा समय आ गया कि 2 वक्त का खाना जुटाना मुश्किल हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि घर के सभी सदस्यों को मिल में मजदूरी करनी पड़ी। घर की स्त्रियां मिल के खाली चावल के बोरियों को झाड़ झाड़ कर चावल के टुकड़े बटोरती थी, उसे ही पका कर खाया जाता था। होटलों के बाहर जो आलू फेंक दिए जाते थे उन्हें बटोर कर सब्जी बनती थी। परिवार का यही भोजन था। कुछ दिनों तक जीवन इसी प्रकार चलता रहा। धीरे धीरे बाबूजी के भाइयों ने फिर से व्यापार करना शुरू किया और अनाज की दुकान शुरू की। बाबूजी ने भी परिवार का हाथ बटाने के लिए किताबों में कवर लगाने का काम सीखा। उससे भी कुछ पैसे आने लगे। बाबूजी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। स्थिति थोड़ा सुधरना शुरू हुई थी। इतने में बाबूजी के पिताजी की तबीयत खराब हुई और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बाबूजी उस समय कक्षा 6 में थे। अब घर की पूरी जिम्मेदारी बड़े भाइयों पर आ गई। भाइयों विचार था कि बाबूजी भी अपनी पढ़ाई छोड़कर उनके साथ दुकान का काम करना शुरू करें। बाबूजी ने दुकान पर काम करना शुरू कर दिया और उनकी पाई बीच में ही छूट गई। पाई छूट जाने की वजह से बाबूजी बहुत परेशान रहने लगे। उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। इतने में एक दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी का बहराइच आगमन हुआ तथा बीच चौराहे पर उन्होंने सभी नौजवानों को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और साथ ही बनारस आने का आग्रह किया। मालवीय जी के भाषण से बाबूजी इतना प्रभावित हुए कि वो रात भर सो न सके। उन्होंने मन ही मन आगे पढ़ने का निश्चय कर लिया। बाबूजी ने घर वालों से अपने मन की इच्छा बताई कि वो आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सबने मना कर दिया। अंत में भारी मन से बाबूजी ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो चुपचाप बिना किसी को बताए बनारस के लिए निकल पड़े। बाबूजी मालवीय जी के भाषण से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि अनेकों कष्ट झेलते हुए भी वे बनारस पहुंच गए। इस नए शहर को वे बड़ी कौतूहल दृष्टि से देख रहे थे, तभी उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति ने देखा। वृद्ध व्यक्ति ने बाबूजी से पूछा कि तुम कौन हो और अकेले यहाँ क्या कर रहे हो। बाबूजी ने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया कि मुझे मालवीय जी ने बुलाया है और मैं बनारस पढ़ने आया हूँ। क्या आप मुझे मालवीय जी से मिलवा सकते हैं? वृद्ध बालक के इस निर्भीक उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें मालवीय जी से मिलवाने का आश्वासन दे दिया। वृद्ध व्यक्ति, जिनका नाम पंडित व्यास था, वे मालवीय जी के अभिन्न मित्र थे। उन्होंने बाबूजी को मालवीय जी से मिलवा दिया। मालवीय जी ने बाबूजी से उनके आने का कारण पूछा तो बाबूजी ने कहा कि आपने ही तो बुलाया था। बालक की दृढ़ता और भोलेपन से मालवीय जी बहुत प्रसन्न हुए और विश्वविद्यालय में आने को कहा। बाबूजी रात सड़क पर ही सो गए और अगले दिन मालवीय जी से मिलने यूनिवर्सिटी पहुंच गए। यूनिवर्सिटी में मालवीय जी ने बाबूजी को बड़े प्यार से बिठाया और पूछा कि तुम क्या चाहते हो। बाबूजी ने कहा, मैं 8वीं कक्षा पास हूँ और आगे पढ़ना चाहता हूँ। मालवीय जी ने कहा, अभी तुम छोटे हो, यहाँ सिर्फ 12वीं पास को ही प्रवेश मिलता है, तुम 12वीं करके आना। बाबूजी सुनकर काफी दुखी हुए और बोले, मैं तो घर त्याग कर आया हूँ, अब ऐसे ही वापस नहीं जा सकता। बालक की दृढ़ता देखकर मालवीय जी पिघल गए और यूनिवर्सिटी से ही समृद्ध हाई स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखा कि बालक को 9वीं कक्षा में प्रवेश दे दिया जाए तथा उनके रहने का इंतजाम भी कर दिया जाए। साथ ही उन्हें कोई ऐसा काम भी दे दिया जाए जिससे कुछ आमदनी हो जाए और वो अपना खर्च चला सके। बाबूजी का प्रवेश यूनिवर्सिटी के ही सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में प्रवेश मिल गया। यहीं पर उनके रहने की व्यवस्था भी हो गई। उनको लाइब्रेरी की साफ सफाई का काम मिल गया, जिसके बदले उन्हें 5 रुपया महीना प्राप्त होने लगा।
पाठशाला में पंडित भगवत दयाल शर्मा बाबूजी के रूम पार्टनर बने, जो आगे चलकर मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए। बाबूजी स्कूल में प्रवेश पाकर बहुत प्रसन्न थे। पार्ट टाइम काम करते रहे और 10वीं की कक्षा 1939 में अच्छे अंकों से पास कर ली और आईएससी प्रवेश की तैयारी में लग गए। बहराइच में फोटो फ्रेमिंग, सिनेमा पोस्टर पेंटिंग और सिनेमा मशीन ऑपरेशन ने फोटोग्राफी में एक जिज्ञासा पैदा कर दी थी, जो उन दिनों एक उभरती हुई तकनीक थी। 10वीं कक्षा में उन्होंने विज्ञान विषय चुना था। उन्हें फोटोग्राफी पर एक किताब मिली, जिसमें उनकी इतनी रुचि पैदा हुई कि उन्होंने 50 रुपये में मिंटो कैमरा खरीदा। उन्होंने एक गली के फुटपाथ पर अपना फोटोग्राफिक व्यवसाय शुरू किया। मिंटो इंस्टेंट फोटो कैमरा था। मिंटो का ये कैमरा डेलाइट फोटोग्राफी के लिए बेजोड़ था। फोटोग्राफी में कुल 30 मिनट का ही समय लगता था। स्ट्रीट कैमरा एक बड़े बॉक्स की तरह था, जो एक भारी स्टैंड पर माउंट था, जिसमें एक डार्क रूम में प्रोसेस करने की सभी व्यवस्था थी। एक फोटो डिलीवर करने के लिए सामान्य स्टूडियो को कम से कम 3 दिन का समय लगता था, लेकिन मिनट कैमरा आधे घंटे में फोटो दे देता था। बाबूजी सुबह फोटोग्राफी के धंधे पर निकलते थे तो शाम को रोज की कमाई से घर लौट आते थे। सन 1941 में 23 वर्ष की आयु में बाबूजी का विवाह हो गया। घर की जिम्मेदारी बढ़ने से अब फोटोग्राफी का व्यवसाय और बढ़ाना पड़ा। इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि पाई बीच में ही छूट गई। अब वे पूरी तरह से घर गृहस्थी वाले हो गए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया और लोग तरह तरह से खुशियां मनाने लगे। बाबूजी ने भी इस दिन को कुछ विशेष करने का निश्चय किया। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस के ही दिन बाबूजी ने अपने नए प्रतिष्ठान यूनिवर्सिटी स्टूडियो एंड स्कूल ऑफ फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी की स्थापना की। ये प्रतिष्ठान बीएचयू गेट के सामने था। यहाँ पर फोटोग्राफी के सामान की बिक्री, फोटोग्राफी तथा इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता था। कुछ ही दिनों में इस प्रतिष्ठान की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। बीएचयू के स्टूडेंट्स तथा प्रोफेसर्स के बीच में तो ये बहुत ही लोकप्रिय था। उस समय फोटोग्राफी सिखाने वाले स्कूल ना के बराबर थे, अतः दूर दूर से लोग आकर फोटोग्राफी सीखकर अपना व्यवसाय शुरू कर लेते थे। बिजनेस इतना ज्यादा चलने लगा जिसकी बाबूजी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुल 14 व्यक्ति काम करते थे। परिवार के दिन फिर गए थे। 1947 से 1954 तक ये परिवार का स्वर्णिम काल था। फिर जैसे किसी की नजर लग गई, बिजनेस बुक्स ने घाटा दिखाना शुरू कर दिया। बाजार का बहुत उधार चढ़ गया था। बाबूजी ने जिस मैनेजर पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, उसी ने बेईमानी किया। उसने सेल टैक्स भी जमा नहीं किया और पूरे पैसों का गबन कर लिया। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से कुटकी का नोटिस आ गया। बाबूजी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूंजी खत्म होने से दुकान पर भारी कर्ज हो गया। खर्चों में कटौती करने के लिए सभी कर्मचारियों को हटा दिया गया। दुकान को छोटी दुकान में स्थानांतरित कर उसका किराया कम कर दिया गया। इस बदलाव की वजह से और जगह की कमी की वजह से फोटोग्राफी और इसकी ट्रेनिंग का पूरा काम बंद करना पड़ा। सिर्फ सेल का काम चलता रहा। 1954 में जब बाबूजी घाटे से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तभी यूनिवर्सिटी के मेटलर्जी विभाग की तरफ से बाबूजी के पास एक नौकरी का प्रस्ताव आया। बाबूजी यूनिवर्सिटी में काफी प्रसिद्ध थे। उनके सरल व्यवहार तथा नॉलेज की वजह से सभी प्रोफेसर उन्हें बहुत पसंद करते थे। विभाग के स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रभाग में जगह खाली थी, जिसे बाबूजी अपनी उत्कृष्ट फोटोग्राफी ज्ञान की वजह से बखूबी कर सकते थे। इसी वजह से प्रोफेसर्स ने नौकरी की पेशकश की। बाबूजी को मेटालोग्राफी विभाग में नौकरी मिल गई। चूंकि 1952 में उन्होंने पाई बीच में ही छोड़ दी थी और ग्रेजुएट न होने की वजह से उचित ग्रेड नहीं मिला। हालांकि उनसे वादा किया गया था कि अगर वो अपना स्नातक पूरा करते हैं तो उन्हें उचित ग्रेड मिल जाएगा। विभाग में एक शिक्षक का पद रिक्त था। बाबूजी ने इस मदद के लिए सभी प्रोफेसर को धन्यवाद दिया तथा शीघ्र ही ग्रेजुएशन कर लेने का संकल्प भी लिया। यूनिवर्सिटी के प्राध्यापकों की सहृदयता से उन्हें नौकरी के साथ नाइट कॉलेज ज्वाइन करने की अनुमति मिल गई। यद्यपि बाबूजी 16 साल के अंतराल के बाद दोबारा पाई शुरू कर रहे थे, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया था कि वे अपना ग्रेजुएशन शीघ्र ही पूरा कर लेंगे। बिजनेस दूसरी जगह छोटे से किराए की दुकान में पत्नी के नाम से शिफ्ट कर दी गई। इन्हीं दिनों कलकत्ता की महारानी के दरबार से सेवानिवृत्त कर्मचारी रामधनी बाबा का आगमन बाबूजी के पास हुआ। रामधनी बाबा को काम की जरूरत थी, वो बाबूजी के साथ काम करने लगे। 1957 में बाबूजी ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। यूनिवर्सिटी ने अपना वादा पूरा किया और बाबूजी को प्रॉपर ग्रेड मिल गया। बाबूजी रेगुलर फैकल्टी के रूप में डिपार्टमेंट की सूची में नामित हो गए। यूनिवर्सिटी की नौकरी के साथ ही बाबूजी ने अपनी शिक्षा का दायरा बढ़ाना शुरू किया।
उन्होंने एसोसिएटेड रॉयल फोटोग्राफिक सोसाइटी लंदन की सदस्यता प्राप्त की। स्पेक्ट्रोस्कोपी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया। एक बार जीवन फिर खुशहाल होना शुरू हो गया था। 1958 में बाबूजी ने रविंद्रपुरी वाराणसी में एक मकान खरीद लिया, जिसमें वे अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। बाबूजी के काम की डिपार्टमेंट में भी काफी प्रशंसा थी। विभागाध्यक्ष डॉक्टर दयास्वरूप जी के वो काफी चहेते हुआ करते थे। किस्मत को जैसे बाबूजी की खुशहाली मंजूर नहीं थी। 1962 में नए विभागाध्यक्ष के आने से विभाग में हलचल मच गई। पुराने विभागाध्यक्ष श्री दयास्वरूप जी के नजदीकी लोग नए साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आए। इस बात का असर बाबूजी पर भी पड़ा। नए साहब किसी न किसी बात को लेकर बाबूजी को हतोत्साहित करने लगे। एक दिन किसी वैचारिक मतभेद की वजह से बाबूजी ने बिना किसी दूसरे विकल्प के नौकरी से इस्तीफा दे दिया। परिवार को फिर मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सभी बच्चों की पाई बीच में थी। बाबूजी चिंतित रहने लगे। तभी एक दिन हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल फैक्ट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग में मेटालोग्राफर के लिए नियुक्ति के लिए विज्ञापन आया। बाबूजी ने उसके लिए आवेदन दिया। इस विषय में उनकी कुशलता की वजह से उनका चयन हो गया। बाबूजी भोपाल जाने की तैयारी करने लगे। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सभी बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे। उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब करके भोपाल नहीं ले जाया जा सकता था। अतः बाबूजी ने अकेले ही भोपाल जाने का फैसला किया। पत्नी सभी बच्चों को लेकर बनारस रह गई। बाबूजी ने भोपाल फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। वो कंपनी के मकान में रहते तथा अपना खाना खुद बनाते थे। तनख्वाह का थोड़ा पैसा खुद रखते, बाकी पूरा बनारस भेज देते थे। उस समय फोन वगैरह तो थे नहीं, बस चिट्ठी से ही परिवार का हाल चाल लेते रहते थे। बाबूजी ने 12 साल भोपाल में नौकरी किया। भोपाल में बाबूजी को पड़ोसियों और साथी कर्मचारियों का भरपूर प्यार और सम्मान मिला। बाबूजी ने भेल भोपाल में भी एक भेल एम्प्लॉइज फोटोग्राफी क्लब की स्थापना की और शाम को फोटोग्राफी की क्लासेज लेते थे। अपने भोपाल के कार्यकाल में लगभग 200 लोगों को फोटोग्राफी की ट्रेनिंग दी। 24 मई 1976 को बाबूजी भेल भोपाल से सेवानिवृत्त हो गए। यहाँ के कर्मचारियों तथा मित्रों द्वारा बहुत ही आत्मीयता वाला विदाई दी गई। बाबूजी ने भेल भोपाल के अल्प कार्यकाल में ही जो सम्मान कमाया था वो उन्हें पूरी जिंदगी याद रहा। भेल भोपाल के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। बाबूजी रिटायरमेंट के बाद वापस अपने घर बनारस आ गए। उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। बस कमाते रहे और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे। अपने बच्चों को भरपूर शिक्षा दी तथा साथ ही अपने भाई भतीजों को भी पूरा आर्थिक सहयोग दिया। समय समय पर भविष्य निधि निकलते रहे, इसलिए रिटायरमेंट के वक्त भविष्य निधि से सिर्फ 14,000 रुपये ही मिले, जो कि आने वाले जीवन के लिए ऊंट के मुंह में जीरे जैसे था। बाबूजी जब रिटायर होकर आए तब तक बड़े बेटे की पढ़ाई तथा शादी हो चुकी थी और उनकी यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक का पद भी मिल गया था। बड़ी बेटी का भी विवाह हो गया था, लेकिन छोटी 2 बेटियों का विवाह तथा छोटे पुत्र की पढ़ाई बाकी थी। पूरा जीवन भी सामने पड़ा था। आमदनी का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था। बाबूजी के पास सबसे बड़ी तसल्ली ये थी कि जिस दुकान को रामधनी बाबा को सौंपकर भोपाल गए थे वो अभी तक सलामत थी। हालांकि आमदनी कोई विशेष नहीं थी, लेकिन अपने अस्तित्व में थी। बाबूजी ने इसे ही अपनी आगे की जीविका का साधन बनाना निश्चित किया। व्यापार चलाने के लिए पूंजी तो थी नहीं, इसलिए एक बार फिर लोगों को फोटोग्राफी पढ़ाने का निश्चय किया। बाबूजी ने एक बार फिर फोटोग्राफी ट्रेनिंग को अपनी जीविका का साधन बना लिया। अधिकतर उनके पास गरीब वर्ग के ही बच्चे आते थे। बाबूजी उतनी ही फीस लिया करते जो बच्चा आसानी से दे सके। कभी कभी तो मुफ्त में ही पढ़ा दिया करते थे। उनके यहाँ बिल्कुल गुरुकुल की अनुभूति होती थी। पूर्व उत्तर प्रदेश में बाबूजी गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। रिटायरमेंट के बाद जहाँ लोग विश्राम किया करते हैं, बाबूजी सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक काम करते थे। इतने संघर्षों के बाद भी उन्हें अपनी जिंदगी से कभी कोई शिकायत नहीं रही। आलस कभी उन्हें छू भी नहीं पाया। बाबूजी के पास कई फोटोग्राफी कंपनियों की एजेंसी 1947 से ही कायम थी, जैसे कि आक्वा ओरो और बाद में भारतीय कंपनी इंदू। जब थोड़ा कैपिटल इकट्ठा हो गया तो बाबूजी ने इन कंपनियों का माल दुकान में सेल के लिए रखना शुरू कर दिया। इससे भी अच्छी आमदनी होने लगी। जीवन फिर सामान्य होने लगा। सभी बच्चों की पढ़ाई और विवाह संपन्न हो गए। बाबूजी अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। बाबूजी अपनी जीवन की उपलब्धियों से बहुत संतुष्ट थे। उनका मानना था कि वो अपने घर से खाली हाथ आए थे, लेकिन जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ। बनारस यूनिवर्सिटी में जहां उन्होंने अपना पद छोड़ा था, वहीं उनका बड़ा पुत्र विभागाध्यक्ष बनकर रिटायर हुआ।
अपनी दूसरी सर्विस भेल भोपाल से रिटायर हुए वही उनका छोटा पुत्र जनरल मैनेजर बना। बाबूजी ने अपनी सभी पुत्रियों को भी भरपूर शिक्षा दी। बाबूजी ने रिटायरमेंट के बाद 82 वर्ष की उम्र तक काम किया। तभी एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उन्हें बिस्तर पर ही आराम करना पड़ा। इस वजह से अपना बिजनेस पूरी तरह से बंद करना पड़ा। घर पर भी वो आसानी से आराम नहीं कर पाते थे। कुछ बच्चों को घर पर बुलाकर ही पढ़ाते थे। बाबूजी का पैर अभी सही तरह से ठीक भी नहीं हो पाया था कि उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ। दाहिने हिस्से में बहुत ज्यादा असर हुआ। बाबूजी एक बार फिर बिस्तर पे आ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पूरी ताकत लगाकर खुद को दुरुस्त करने का प्रयास करने लगे। दायां हाथ काम नहीं करता था तो बाएं हाथ से सब काम करना शुरू कर दिया। बाएं हाथ से शेविंग, ब्रश, कपड़े पहनना, यहाँ तक कि लिखना भी शुरू कर दिया। और फिर 22 सितंबर 2003 को 85 वर्ष की आयु में बाबूजी ने बड़े ही शांति से अपना शरीर त्याग दिया। और इस प्रकार एक युग पुरुष के अध्याय का अंत हो गया। बाबूजी श्री बीपी गुप्ता जी के 105वें जन्मदिन पर उनकी याद में इस फोटोग्राफी अकादमी की स्थापना की गई है, जहां सभी प्रकार की प्रोफेशनल फोटोग्राफी मुफ्त में सिखाई जाती है। यदि लोग शिक्षा लेकर अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो बाबूजी के लिए यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वीडियो देखने के बाद कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमें ऐसे ही बाबूजी के कदमों पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। अगर आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।